कर गाड़ी दवाखाने के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक जोड़ा बहुत ही परेशान से होकर उतर रहा था। न जाने उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन बहुत उदास और लाचार लग रहे थे। ये दवाखाना दिमागी मरीजों का था। उनके साथ में एक 5-6 साल की एक लड़की भी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर साथ में चल रही थी। जैसे ही वो दवाखाने में अंदर गए और सीधा वो रिसेप्शन में एक नर्स से बात करते हैं। डॉक्टर साहब हैं क्या? हमारा नंबर कब आएगा, जरा चेक करो तो। नर्स ने उनका नाम पूछा। मैं मंदार और मुझे मेरी बच्ची को दिखाना है। उसका नाम त्रिशा है। मंदार ने जवाब दिया। सर, आपका चौथा नंबर है। आप थोड़ी देर बैठिए, जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपको आवाज दूंगी। नर्स ने ऐसे बोलकर मंदार को और उसकी बीवी को इशारे से बैठने को कहा। मंदार अपनी बीवी स्नेहा और त्रिशा के साथ एक जगह जाकर बैठ गया। वक्त बीत रहा था और इधर मंदार और स्नेह जरा परेशान हो रहे थे। मंदार उठकर बार बार डॉक्टर के केबिन के पास जाकर देख के आ रहा था। उससे रहा नहीं गया और फिर से एक बार वो नर्स से जाकर पूछता है, जरा देखिए और कितना वक्त लगेगा? मुझे जरा जल्दी है, हम परेशान हैं। नर्स ने अब जरा गुस्से से उसको जाकर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में नर्स ने आवाज लगाई, त्रिशा, मंदार। इधर स्नेहा और मंदार जैसे उस चीज का इंतजार कर रहे थे, वहां से झट से उठकर खड़े हो गए और त्रिशा को पकड़कर डॉक्टर के केबिन में चले गए। वहां कुर्सी राखी थी तो मंदार ने स्नेहा को बैठने को कहा और साथ में त्रिशा भी वहीं बैठ गई। डॉक्टर ने सामने रखा पेपर पढ़ा और पूछा, मंदार, आप ही हो ना? ओके, तो बताइए क्या हुआ है? मंदार बोलने लगता है, डॉक्टर साहब, ये मेरी लड़की है त्रिशा, 6 साल की है। कुछ दिन से घर में अकेले ही बैठकर बातें करने लगी है। समझ नहीं रहा क्या हुआ है। बोला तो कहती है वो अपने दोस्त से बात कर रही है। वो दोस्त उससे खेलता है। दिन तो छोड़ो, रात को भी वो बैठकर बातें करते रहती है। नींद भी पूरी नहीं हो पाती उसकी। इतने में स्नेहा मतलब मंदार की बीवी रोने लगती है। उसको चुप करते हुए मंदार आगे बोलना चालू करता है। हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की। वो ये भी कहती है कि उसका दोस्त दरवाजे के नीचे से आया और उसने त्रिशा को एक सिक्का भी दिया। पता नहीं ये सिक्का कहाँ से आया घर में। हमने उसको अपने दोस्तों के साथ खेलो ऐसे कहा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं हुआ, इसलिए आपके पास आए हैं। अब आप ही बताइए कि क्या करें? मंदार और स्नेहा का चेहरा देखाकर डॉक्टर को ये पता चल गया था जी बात जरा सीरियस है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा उनको। डॉक्टर कुछ सोचने लगे, फिर मंदार और स्नेहा को बाहर जाकर रुकने को कहा। डॉक्टर ने त्रिशा को पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा को देख के लग रहा था कि वो परेशान तो है। लगता था उसकी नींद भी पूरी नहीं होती। उसकी आंखों के पास काले घेरे बने थे और उम्र के हिसाब से ज्यादा थकी हुई लग रही थी वो। डॉक्टर ने समझ लिया कि बच्ची तकलीफ में है। उन्होंने उसको पूछा, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेली खेलती हो? त्रिशा बोली, है ना मेरा दोस्त, वो मुझसे मिलने आता है और मुझे ये सिक्का भी दिया था। उसने अपने जेब में रखा सिक्का डॉक्टर को दिखाया। वो सिक्का बहुत ही पुराना सा लग रहा था, सोने जैसा लग रहा, लेकिन वो सिर्फ उसका रंग था। अंदर से जंग लगे जैसा लग रहा था और टेढ़ा मेढ़ा सा था। बच्चे अक्सर ऐसी चीजें संभल कर रखते हैं जो उनको अच्छी लगती है। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम उस दोस्त से रोज खेलती हो क्या? हाँ, मैं रोज खेलती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ आता है। स्कूल में भी, त्रिशा ने बताया। क्या वो यहाँ भी है, तुम्हारा दोस्त? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, त्रिशा ने कहा। ऐसे कहते ही डॉक्टर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अपने आसपास नजर दौड़ा के देखा। उनको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। फिर मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या वो सिर्फ आपको दिखता है? डॉक्टर उसको प्यार से पूछ रहे थे और मंदार और स्नेहा केबिन के बाहर से सब देख सुन रहे थे। नहीं अंकल, वो मेरा दोस्त तो आपके पास खड़ा है, आपको देखकर हंस रहा है। वो ऐसे नहीं दिखता। ये सिक्का आपको हाथ में रखकर कहना है, मुझे मरना है, तभी वो दिखेगा। डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन त्रिशा की बात सुनकर उनको भी लगा कि उनके केबिन में कोई है। लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उनको छू कर गया हो। वो मन में ही मुस्कुराए और त्रिशा के पेरेंट्स को अंदर आने को कहा। मिस्टर मंदार, त्रिशा को थोड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये ऑटिज्म की केस है। ऐसे बहुत से पेशेंट यहाँ आते हैं। इसमें जो लोग अकेले होते हैं वो अक्सर अपने मन में जो सोचते हैं वो सच्चाई में महसूस करते हैं और उनसे बातें करते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं। ये दवाई मैं देता हूँ, आप देना चालू करो और कुछ हो तो मुझे आकर मिलो। और हाँ, त्रिशा को खुश रखो और उसको मनपसंद चीजें करने दो। उसको घुमाओ लेकिन अकेला मत छोड़ो। मंदार और स्नेहा बस हाँ बोलकर वहां से निकलते हैं। वो सब घर जाते हैं।
इधर जैसे ही ये लोग जाते हैं, डॉक्टर कोई पेशेंट न होने से वो भी थक कर आराम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए। अचानक उनके दिमाग में त्रिशा की वो बात याद आती है। वो सिक्का त्रिशा वही छोड़ जाती है। सिक्का हाथ में उठाकर वो मन में ही बोलते हैं कि क्या सच में मुझे मरना है? ये कहने से वो बच्चा दिख सकता है? और ऐसे बोलकर वो सिक्का बेसिन के ऊपर रखकर अपना चश्मा निकालकर चेहरे के ऊपर पानी लेते हैं। और जैसे ही वो अपना सर ऊपर करते हैं, शीशे में कुछ दिखता है धुंधला सा। वो ठीक से देख नहीं पाते। रुमाल से चेहरा पोंछकर अपना चश्मा चढ़ाकर देखते हैं तो शीशे में कोई नहीं दिखता। उनको लगा कि यह वहम होगा, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, उनके बिल्कुल पीछे एक बेहद डरावना जला हुआ बच्चा बैठा हुआ था और वो उनको घूर रहा था। डॉक्टर को सोचने तक का और आवाज देने का भी मौका नहीं मिला। वो इतना भयंकर था कि एक बिजली सी उनके सीने में दौड़ गई और एक जोर का दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर ही गिर गए और जगह पर ही मौत हो गई। इधर वो सब चीजों से बेखबर शाम को मंदार और स्नेहा त्रिशा के पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खा के सो जाते हैं। सुबह सुबह स्नेहा मंदार के ऑफिस की तैयारी में लग जाती है। मंदार को एक फोन आता है। वो आंखें मूंदे ही फोन उठाता है और उसकी नींद जैसे एक झटके से उड़ जाती है। वो कुछ समझ पाता कि स्नेहा वहां आ जाती है। स्नेहा त्रिशा के डॉक्टर की कल मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ा था। यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, मंदार ने उसको देख के कहा। त्रिशा अभी भी सो रही थी। मंदार अब कैसे करेंगे? स्नेहा को अब चिंता होने लगी। मुंबई में डॉक्टर्स की कोई कमी है क्या? हम दूसरा डॉक्टर देख लेंगे त्रिशा के लिए, मंदार ने स्नेहा को समझाते हुए कहा। मंदार को ये सब सुनकर अब ऑफिस जाने का मन नहीं था। वो ऑफिस में फोन करके आज की भी छुट्टी लेता है। सुबह का काम निपटा कर वो खाना खाने के बाद मंदार त्रिशा को बोलता है, त्रिशा बेटा आज मेरा मन आज घूमने का हो रहा है और आइसक्रीम खाने का हो रहा है, चले क्या? त्रिशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वो एकदम से तैयार होती है। त्रिशा और मंदार जाते हैं और स्नेहा घर में ही रुकती है। आज उसको घर में बहुत काम थे, सफाई करनी थी और ये घर उनका किराए था और यहाँ वो अभी शिफ्ट हुए थे, तो नए घर में काम तो रहता है। कल सारा दिन उनका दवाखाने में गया थे, इसलिए आज काम थोड़े ज्यादा थे। वो यहाँ नए थे तो खास किसी से पहचान नहीं थी। एक ऑफिस वाला पहचान का था, शर्मा, जो पास में रहता था जहाँ कभी त्रिशा खेलने जाती थी। उनकी लड़की लगभग एक उम्र के थे। मंदार और त्रिशा गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हैं और स्नेहा अपना काम चालू करती है। स्नेहा को ये घर बहुत पसंद नहीं था, लेकिन मंदार के ऑफिस के लिए उनको पास का कोई घर चाहिए था। वो सफाई करते करते घर के पीछे जाती है तो वहाँ एक दरवाजा दिखता है। खोलकर देखा तो वहाँ सब पुराना सामान और कबाड़ रखा था। वो वहाँ जाती है तो हर तरफ धूल और मिट्टी होती है। लगता है यहाँ सालों से कोई सफाई नहीं हुई थी। स्नेहा जैसे ही अंदर जाती है उसको बड़ी खराब बदबू आती है। उसको लगता है कि कोई बिल्ली ने चूहा तो नहीं मारा है यहाँ। हर जगह देखने के बाद धूल के सिवा यहाँ कुछ नहीं था। वो कुछ और ढूंढने लगती है और उसको एक सिक्का मिलता है और एक पुरानी ट्रंक मिलती है। उसको जैसे ही खोलती है, एक झटके से वो खुल जाता है और उसमें से कुछ निकालता है जो उसको धक्का मारकर उस रूम से बाहर भागता है। उसके पैरों के निशान नीचे पड़ी धूल में साफ दिख रहे थे। स्नेहा भी उसके पीछे भागती है। वो घर के अंदर जाता है। पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि वो एक बच्चा था। तभी त्रिशा की बात याद आती है कि वो उसका दोस्त जो उसको मिलने आता है। अब स्नेहा घर के अंदर थी। निशान अब ऊपर छत की तरफ गए थे। वो ऊपर भागती है, तभी कुछ एकदम ठंडा हवा का झोंका उसको छू कर जाता है और उसके बाद वो बच्चा उसको सीढ़ियों के नीचे दिखता है तो वो उसको झुक कर देखती है। वो बहुत ही डरावना था, एक बाजू से जला हुआ और आंखों से खून गिर रहा था। स्नेहा बहुत डर गई, लेकिन कुछ करती उसको बहुत जोर का धक्का लगता है और वो सीधा सीधी से जमीन पर आ गिरती है। सर से खून निकालकर वो वहीं मर जाती है। ये सब चीजों से बेखबर मंदार त्रिशा को आइसक्रीम दिलाकर पूछता है, त्रिशा मुझे बताओ, तुम जिस दोस्त की बात करती हो वो दोस्त आज तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? उसको आइसक्रीम नहीं पसंद? नहीं पापा, उसको तो आज खून पीने का मन हो रहा था, इसलिए वो आज घर में ही रुक गया। त्रिशा ने जैसे ही ऐसा कहा, मंदार के जैसे होश ही उड़ गए। उसको स्नेहा की चिंता होने लगती है। वो त्रिशा को गाड़ी में बिठाकर अपना आइसक्रीम फेंक देता है। गाड़ी चालू कर घर के लिए भागता है। घर आते ही देखते हैं कि घर का सामने का दरवाजा खुला हुआ है और बाहर कोई नहीं है। मंदार भागते हुए अंदर गया तो देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो थर थरा रहा था। सामने स्नेहा खून में लिपटी पड़ी है। मंदार एम्बुलेंस को फोन लगाता है और सभी दवाखाने भागते हैं।
ऑपरेशन रूम में जाते ही डॉक्टर बाहर आकर मंदार को कहते हैं, सॉरी, ये पहले ही मर चुकी हैं। उनकी मौत तो लगभग 2 घंटे पहले ही हो चुके हैं। मंदार एकदम टूट सा जाता है। अभी लड़की के तबीयत के सवाल उसके दिमाग में थे कि उसको अपनी बीवी की मौत ने पूरा हिलाकर रख दिया। उसकी मौत के 3 दिन बाद भी मंदार उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। त्रिशा भी कुछ नहीं खाती थी। तभी शर्मा जी आते हैं। कुछ बातें होने के बाद शर्मा जी कुछ बताना चालू करते हैं। सुनो मंदार, तुम शायद मानते नहीं लेकिन त्रिशा की हालत बहुत खराब है। मैंने बताया नहीं लेकिन जिस दिन भाभी की मौत हुई उस दिन वो हमारे घर थी। तुम सब क्रियाकर्म में थे। यहाँ त्रिशा ने मेरी लड़की को हाथ पर काटा। काफी खून निकला और टांके भी लगे उसको। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उसको पूछा तो त्रिशा ने साफ मना किया और कहा कि उसके दोस्त को त्रिशा का किसी और के साथ खेलना पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ये किया। मंदार, मेरी सुनो तो अब डॉक्टर तो तुम कर रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसको मैं जानता हूँ जो ये ना समझने वाली चीजें कर लेता है। तुम कहो तो मैं बुलाऊं। शर्मा जी की बीवी भी मंदार को यही दोहराती है। मंदार अब राजी हो जाता है। निकोलस नाम था उनका। वो एक चर्च में प्रीस्ट थे। घर में आते ही उनको ये बात तो पक्की हो गई कि घर में कुछ तो है जो बहुत ही बुरी आत्मा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक और डरावने हैं। उन्होंने सब बात समझ ली और फिर त्रिशा से मिलने उसकी रूम में जाने लगे। त्रिशा अंदर सो रही थी। उन्होंने जैसे उसका दरवाजा खोला, एक बच्चा जो पूरा जला हुआ था उसका गला दबाकर दीवार के ऊपर घसीट रहा था। उसको फांसी लग रही थी। सब लोग डर गए, लेकिन निकोलस ने अपने गले से भगवान का क्रॉस निकाला और उसके सामने किया। वैसे ही उसने त्रिशा को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। आज सबने उस लड़के को देख लिया था और अब त्रिशा की सब बातें समझ आने लगी, जो कि सभी सही थी। निकोलस ने अब ये तो समझा कि कोई साया है यहाँ जो बहुत डरावना है, लेकिन उसको क्या चाहिए ये समझ नहीं आया। वो ढूंढने के लिए उसने इस घर की सारी चीजें देखना चालू किया। वो देखना चाहता था कि ये जो सिक्के हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि अभी जब त्रिशा के रूम में ये सब घटना हुई थी तो वहां सिक्के पड़े हुए थे। हो न हो कुछ तो रिश्ता था इन सिक्कों का और उस बच्चे का है। पूरा दिन और आधी रात जागकर ढूंढने के बाद सब लोग घर के पीछे बने उस रूम में जाते हैं। रात के कुछ 1:30 बजे बज रहा था। सब लोग साथ में मिलकर उस पीछे वाली रूम में जाने के लिए आते हैं। निकोलस सबसे आगे था। उस रूम में बिजली थी लेकिन कोई बल्ब नहीं था। अंधेरे में निकोलस ने टॉर्च से रूम के अंदर देखने की कोशिश की। सब कुछ शांत था। वो सब अंदर गए, लेकिन जब निकोलस को वो अलमारी दिखाती है वो उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उस अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है उसकी नज़र अलमारी के ऊपर जाती है। वैसे ही ओहे माय गॉड, वो जला हुआ बच्चा उसके ऊपर कूद जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। निकोलस भी डर जाता है, लेकिन जल्दी होश में आकर अपने हाथ में रखा क्रॉस सामने धर देता है। वो जला हुआ बच्चा चिल्लाते रोते हुए वहां से गायब हो जाता है। इस बात से ये पता चला कि उसको वश में लाया जा सकता है। थोड़ा संभलने के बाद वहां उनको वही बक्सा मिलता है जो त्रिशा की मां को यानी स्नेहा को मिला था। वो बक्सा खोलते ही बड़ी अजीब सी कपकपी महसूस हुई थी निकोलस को। वहां और भी सिक्के थे। अब समझ आया कि ये यहाँ से आए थे। ये सब देखकर निकोलस ने मंदार से कहा, ये घर आपका है क्या? ये बक्सा और यह अलमारी यहाँ कहाँ से आई? हमें ये सब जल्दी पता करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने त्रिशा के साथ जो होते हुए देखा इसका मतलब कि वो बच्चा त्रिशा से खेलने नहीं उसकी जान के पीछे पड़ा है। सुबह होते ही मंदार ने घर जिस एजेंट ने दिलाया था उसको फोन किया। उसने उस घर के पुराने ओनर का नाम और नंबर दिया। उनको जैसे ही फोन किया सब बातें पता चली। जो ओनर थे उनको ये कहानी उनके दादा ने बताई थी। ये अलमारी और बक्सा काफी साल पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। एक जमींदार खुदाई कर रहा था खजाने के लिए। उसके लिए एक डायन ने बच्चों की बलि मांगी थी। उस डायन ने 3 बच्चों की बलि मांगी थी। एक बलि देकर हो गया था, दूसरी बलि देनी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला, इसलिए डायन ने उसी जमींदार के बच्चे की बलि मांगी। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर धन की चाहत में उसने हाँ कहा। लेकिन ये बात गांव वालों को न जाने कहाँ से पता चली। जब बलि देने की बारी आई तब सभी गांव वाले मशाल लेकर वो पहुंच गए। उन्होंने उस डायन को जलाना चाहा, लेकिन उसको काला जादू आता था। वो काले जादू की बहुत बड़ी साधक थी। वो धन कमाना तो एक बहाना था, वो बच्चों की बलि से अपनी काले जादू की ताकत बढ़ाना चाहती थी। जैसे ही वो मरने लगी उसकी काली रूह उस जमींदार के बच्चे में चली गई, तो लोगों ने उस बच्चे को भी जलाना चाहा, लेकिन ऐसे हो न सका और वो बच्चा बिना जले रह गया। उस बच्चे को इन्हीं सिक्कों के साथ दफन कर दिया गया। इस तरह वो धन जो मिला था वो शापित हो गया।
वो शापित सिक्के सालों तक जमीन में गड़े रहने के बाद भी वो शाप उन पे रह गया था। लेकिन उस डायन की रूह तो उस बच्चे में रह गई, और जैसे ही उस जमीन पर कुछ सालों बाद घर के पुराने मालिक ने काम चालू किया तो ये बक्सा मिल गया जिनमें वो शापित सिक्के थे। उन्होंने इसको छुपाना चाहा। कुछ दिन के बाद वो खुद पागल से हो गए और कहते हैं कि उनको भी बच्चा दिखता था। बाद में वो सब ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन अब वो डायन वापस आ गई हैं और उसको अपना 3 बलि चाहिए। इसलिए वो त्रिशा के पीछे पड़ी है। ये सब बातें समझ आने के बाद अब निकोलस कोई गलती नहीं करना चाहता था। इधर देखा तो त्रिशा अब सिर्फ जिंदा लाश बन चुकी थी और जमीन पर गिर चुकी थी। निकोलस ने अपनी बैग में से पवित्र जल निकाला और उसके गले का क्रॉस हाथ में लेकर कुछ बोलने लगा। उसने पवित्र जल उस शापित सिक्कों पर और उस अलमारी पे डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो बच्चा सबको दिखने लगा। वो भाग रहा था यहाँ वहाँ। अब उसका आवाज बहुत ही भयानक लग रहा था। वो अब खुद जलने लगा था और वो शापित सिक्के भी एक एक करके मिट्टी हो रहे थे। वो डायन जो बच्चे में थी अब जलकर राख हो चुकी थी, और वो सिक्के भी। अब त्रिशा को भी होश आ रहा था। वो उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पापा को देखकर भागकर लिपट गई। निकोलस का काम पूरा हुआ था। उसने उस डायन को मुक्त किया और त्रिशा को नई जिंदगी मिली। लेकिन ये सब में त्रिशा को मां की जुदाई सहनी पड़ने वाली थी। निकोलस ने जाते हुए त्रिशा से पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी त्रिशा? लेकिन मैं सिक्का नहीं दूंगा, आइसक्रीम और चॉकलेट दूंगा, चलेगा? त्रिशा सिर्फ मुस्कुरा रही थी।